बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्लास 9 के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने पढ़े। एटॉमिक नंबर पढ़ा, मास नंबर पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास नेम से पता चल जाता है कि रिलेटिव मतलब एक चीज़ का दूसरे से कंपैरिजन करना, ठीक है, एक रेशो जो होती है, ठीक है। तो नॉर्मली रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि वही द मास ऑफ एन एटम of an element relative or compared to the 1/12 of the mass of carbon 12, ठीक है। अब बात आती है कार्बन 12 की, ठीक है। तो कार्बन 12 क्या है? कार्बन 12 एक्चुअली एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। जिस तरह आप बाजार जाते हैं और आप फॉर एग्जांपल दुकानदार को कहते हैं कि आप 1 किलो चीनी दे दें, ठीक है, तो उनके पास 1 किलो वो स्टैंडर्ड पड़ा होता है, ठीक है। उसके मुताबिक आपको 1 किलो चीनी, ठीक है, वो तोल के आपको देते हैं, सही है। तो इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड लिया गया है, जिसके कंपैरिजन पे किसी एटम का मास जो है तो वो फाइंड किया हुआ है। कैसे? सबसे पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो पहला स्टैंडर्ड था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इन्होंने एज अ स्टैंडर्ड लिया था। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया था, लेकिन उसमें कुछ डीमेरिट्स थी। डीमेरिट्स क्या थी? डीमेरिट्स ये थी कि सबसे पहला पॉइंट जो है तो हाइड्रोजन एक्चुअली गैसियस है, ठीक है, गैस है। तो और दूसरी बात वो है कि भाई हाइड्रोजन फ्लेमेबल है। इसी वजह से हाइड्रोजन के बाद कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लिया है। अब यहाँ पे डिफिनीशन के मुताबिक 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा आइसोटोप्स के बारे में कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड क्यों लिया, कार्बन 13 को क्यों नहीं लिया, कार्बन 14 को क्यों नहीं लिया? तो सबसे जो पहला रीजन है वो ये है कि भाई कार्बन 12 नेचर में बहुत ज्यादा एबंडेंट है, ठीक है। कितना 98% जो है तो नेचर में कार्बन 12 पाया जाता है। तो इसी वजह से कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड लिया एज कम्पेयर टू द कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अब बात आती है 1/12। तो 1/12 एक्चुअली जब कार्बन 12 को हम कंपार्टमेंट एक स्केच से ड्रा करें, ठीक है, और कार्बन 12 को 12 इक्वल पार्ट्स में जो है तो हम उसको या कंपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड करें, ठीक है। तो जो 12वां हिस्सा है, ठीक है, उस 12वें हिस्से से कंपैरिजन के मुताबिक हम किसी एटम का मास जो है वो फाइंड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बैलेंस ले लें, वहां पे एक साइड पे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 रखें और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का एक एटम रखें, ठीक है। तो अगर वो हाइड्रोजन इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 को, ठीक है, तो वो क्या होगा कि भाई इसका मतलब है हाइड्रोजन वो उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU नॉर्मली उसको कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो 1 है। तो हाइड्रोजन का मास वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन 1/12 एक पार्ट रखा हुआ है, तो ये उसको अगर बैलेंस कर रहा है तो इसका 1 है। इसी तरह और एटम्स भी इसके जरिए जो है तो आप उसका मास जो है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑल मासेस आर रिलेटिव टू दिस, मतलब इस स्टैंडर्ड के मुताबिक सारे मासेस देंगे, ठीक है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज 1 मास यूनिट या AMU उसको कहते हैं। कार्बन 12 इज द आइसोटोप ऑफ कार्बन that has 6 protons and 6 neutrons. Carbon 12 is defined as having a relative isotopic mass 12. तो ये अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कार्बन 12 को क्यों स्टैंडर्ड लिया है या ये आइसोटोप इन्होंने क्यों एज स्टैंडर्ड लिया, तो उसका रीजन भी
हमने क्लियर कर दिया कि भाई ये जो रिलेटिव एबंडेंस है या नेचुरल एबंडेंस है कार्बन 12 का वो नेचर में ज़्यादा है. So what two things do we need to calculate the relative atomic mass for an element? So दो important चीज़ें हैं, दो important points हैं जो हमें चाहिए होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए. तो पहला जो पॉइंट है वो है द रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स. जो आइसोटोपिक मासेस हैं, जिस तरह कार्बन 12 है तो उस 12 उसको लेंगे, कार्बन 13 है तो उसको 13 लेंगे, कार्बन 14 है तो उसको 14 लेंगे. जो दूसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है या उसकी ज़रूरत जो है तो वो पड़ती है रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए, वो पॉइंट है द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स. मतलब दो चीज़ें हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि भाई जो आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, वो आइसोटोप उसका रिलेटिव एटॉमिक मास और उसका जो रिलेटिव एबंडेंस है नेचर में, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, किसी भी रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए. रिलेटिव एटॉमिक मासेस आर फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल. तो रिलेटिव एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल के बेस पे जब हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन को अगर आप ले लें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसी तरह क्लोरीन का आइसोटोप्स हैं. तो why are these not whole numbers? relative atomic mass whole numbers में क्यों नहीं आता? ये जो है तो डेसिमल में आता है. जिस तरह अगर हम क्लोरीन के लिए फाइंड करें तो 35.5 आएगा, हाइड्रोजन के लिए करें तो 1.008 आएगा. ठीक है, तो ये क्यों आता है, होल नंबर हमारे पास क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि मतलब हमारे पास बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसके मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, तो इसी वजह से ये होल नंबर में नहीं आता. दे आर एक्चुअली द एवरेज मास ऑफ ऑल एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट. सो व्हाई डू वी नीड एन एवरेज? हमें एवरेज क्यों चाहिए होता है? एवरेज एटॉमिक मास हमें क्यों चाहिए होता है? तो एवरेज एटॉमिक मास हमें इसलिए चाहिए होता है तो ये एलिमेंट्स हैव मोर देन वन नेचुरली अकरिंग आइसोटोप विद डिफरेंट मासेस. तो उसका एवरेज निकाल के हम कलेक्टिवली किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? तो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं. नंबर 1 क्लोरीन 35 है और जो दूसरा है वो क्लोरीन 37 है. तो क्लोरीन 35 की एबंडेंस यहाँ से अगर आप देखें तो 75.5% है. तो क्लोरीन 35, इट मींस कि क्लोरीन 35 की नेचुरल एबंडेंस वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द क्लोरीन 37. तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज नज़र आ रहा है, दिस इज द नेचुरल रिलेटिव एबंडेंस. ठीक है, यहाँ जो 24.5 क्लोरीन 37 के लिए नज़र आ रहा है तो ये क्लोरीन 37 का नेचुरल एबंडेंस है. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला है तो पहले भी हमने एक्सप्लेन किया, अभी यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले आप जो आइसोटोप लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन 35, इसके बाद क्लोरीन 37 लेंगे. तो क्लोरीन के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं. अब आते हैं इस कैलकुलेशन की तरफ और इसका जो है रिलेटिव एटॉमिक मास हम फाइंड करते हैं. तो सबसे पहले क्लोरीन 35 करेंगे तो क्लोरीन 35 का रिलेटिव एबंडेंस 75.5% है. मल्टीप्लाई बाय द मास, एटॉमिक मास ऑफ दैट क्लोरीन 35, तो वो 35 आ रहा है. इसके बाद दूसरा प्लस लगा के दूसरे आइसोटोप पे चले जाएं. तो दूसरा आइसोटोप हमारे पास क्लोरीन 37 है. तो क्लोरीन 37 का नेचुरल एबंडेंस क्या है? 24.5%. तो फिर क्लोरीन 37 का नेचुरल एबंडेंस यहाँ पे लगाएं. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द
atomic mass of the chlorine 37, which is 37, and divided by 100. Divided by 100 किस लिए करते हैं? ताकि हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आ जाए। तो उसको जब मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड करके हमारे पास आंसर जो आता है वो है 35.5। तो वो पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया है कि हमारे पास क्यों रिलेटिव एटॉमिक मास एक होल नंबर की वैल्यू फॉर्म में नहीं आता। क्यों? उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट आइसोटोप्स और उसके मासेस और रिलेटिव अबंडेंस जो है तो वो डिफरेंट होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द relative atomic mass, the calculation of relative atomic mass, the isotopic calculation of relative atomic mass. Thank you so much.